अब हम लोग धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया देखेंगे। दो परख नली आप ले लेंगे लेबोरेटरी में, परख नली ए और परख नली बी उस पर साट देंगे। अब देखें कि कैसे रिएक्शन, ये धातु के कार्बोनेट है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इस पर हम देखेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड की क्या अभिक्रिया होती है। तो ये NaCl सोडियम क्लोराइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। गैस को हम हमेशा ऊपर की ओर एरो देकर दिखाते हैं। दूसरा है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, NaHCO3। इसमें आप देखें कि एक हाइड्रोजन आ गया है, ये NaHCO3 प्लस HCl और ये हो गया NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ये आपने देखा कि इस दोनों अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला है। अब आप परख नली बी में, ये दोनों के लिए अलग अलग आप करेंगे, मैंने एक एग्जाम्पल से ही आपको परख नली ए के लिए आप एक ये रखेंगे और फिर परख नली बी में आप क्या रखेंगे, तो उसमें रखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप इसकी पहचान करनी है कि यह गैस कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं। तो आप जब चूना जल भी इसे कहते हैं, चूना जल में जब आपने उस गैस को जो उसमें निकली उसको प्रवाहित करेंगे तो आप देखेंगे कि एक श्वेत अवक्षेप, इनसॉल्युबल जो भी सॉलिड मैटर्स है वो कहता है, उसको हम लोग कहते हैं अवक्षेप या प्रेसिपिटेट या वाइट प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट का जो है वह जमा होता है और उससे इसका रंग जो है वो दूधिया हो जाता है। तो यह साबित करता है कि वो जो गैस इसमें से निकली थी वो इसमें जब रिएक्शन हुआ, परख नली बी में ये क्रिया हुई तो यह एक श्वेत अवक्षेप प्राप्त किया और ये कलर हो गया दूधिया। अब इसको हम लोग दूसरा और भी एक देखेंगे कि CaCO3 जो ये है श्वेत अवक्षेप, यह H2O और CO2 और अगर CO2 डाला जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, CaHCO3 होल 2। इसको कहते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट और यह जल में घुलनशील हो जाएगा। तो आपने क्या सीखा कि फर्स्ट परख नली ए, फिर से मैं दोहरा दूं, परख नली ए है सोडियम कार्बोनेट आपने लिया और उसमें हाइड्रोजन क्लोराइड से अभिक्रिया कराई तो आपको एक गैस मिला NaCl प्लस H2O प्लस CO2। अब ये गैस CO2 है कि नहीं, इसको पहचानने के लिए एक परख नली बी में आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूना जल लेकर उस गैस को आपने उसके अंदर प्रवाहित किया तो आपको मिला है श्वेत अवक्षेप दूधिया कलर, जो साबित करता है कि यह गैस कार्बन डाइऑक्साइड थी। अब और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा इसमें अगर और भी हम लोग लगातार डालते जाएंगे तो धीरे धीरे यह घुलनशील हो जाएगा। जो मैंने कहा कि ये सॉलिड प्रेसिपिटेट है जो जमा हुआ है, यह अघुलनशील है, यह धीरे धीरे घुलने लगेगा जल में और यह बन जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट और यह जल में घुलनशील होता है तो बाद में ये दिखेगा नहीं। तो इसको आप अच्छे से समझेंगे और यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, इसकी आप पहचान भी करेंगे। अब हमारा आगे है अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया। जैसा मैं बता रही थी कि आपको इंडिकेटर्स की आवश्यकता होगी कब, जबकि आप अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया कराएंगे तो उसकी पहचान के लिए आप इंडिकेटर का उपयोग करेंगे। यह क्रिया आप यहाँ देखें, एक सबसे सरल समीकरण मैंने आपके लिए लिखा है। यह है सबसे प्रबल क्षार NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और यह है HCl। इन दोनों को रिएक्शन करते हैं बहुत तेज़ से, तुरंत ये रिएक्शन देता है और NaCl प्लस H2O बन जाता है। तो इससे क्या तात्पर्य निकला कि ये क्षारीय थे और ये अम्लीय थे, लेकिन दोनों अपने गुणों को नष्ट कर लिया
और दोनों ने अपने अपने गुणों को खोकर एक लवण, एक उदासीन विलयन बनाया। इसकी आप पहचान कर सकते हैं लिटमस पत्र से, तो आपको पता चलेगा कि कलर चेंज नहीं हो रहा है। तो ये उदासीन है, लवण जो होते हैं वो उदासीन होते हैं। ये स्ट्रॉन्ग क्षार है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये स्ट्रॉन्ग आपका सॉल्ट भी बनेगा। हम आगे पढ़ेंगे फिर से इसको, जब लवण पढ़ेंगे तो ये NaCl उदासीन विलयन ये बना है। तो हम एक जेनरिक एक इक्वेशन लिखते हैं, क्षार प्लस अम्ल बराबर लवण प्लस जल। इसी पर टाइट्रेशन जो मैं आपको बता रही थी कि कैसे आप इंडिकेटर का उपयोग करेंगे, और टाइट्रेशन अभिक्रिया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैबोरेटरी कार्य है जो आपको आगे सिखाया जाएगा। तो इसकी भूमिका में शुरुआत जो है वो इसी से आप हमेशा बताया जाता है। तो ये आप लोग सीखें और हमेशा याद रखें कि क्षार और अम्ल एक दूसरे के गुणों को नष्ट करके उदासीन विलयन बनाते हैं, जिसमें लवण है और जल तो होगा ही। तो यह एक जनरल आपका समीकरण है। अब आप आगे देखें अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड मैंने बताया था कि वो क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि वह जल में घुलकर क्षार बना दें, सब नहीं बना पाते हैं, तो उसे हम बेस कहते हैं। बेसिक ऑक्साइड्स इनका नाम होता है। और ये क्षार, एक मैंने CuO लिया है, यह बहुत ही नहीं के बराबर घुलता है, और CuO लेकिन नेचर है उसका बेसिक, तो वह फिर अम्ल के साथ लवण और जल ही देगा। तो ये आप याद रखेंगे कि क्षार और भस्म, धात्विक ऑक्साइड्स और धात्विक हाइड्रोक्साइड दो चीज़ है, लेकिन दोनों की प्रकृति क्षारीय ही है, और यह अम्ल के साथ अपने जो गुणों को नष्ट करने की जो प्रक्रिया है वो होती है, और लवण और जल बनते हैं। ये आगे और भी आप देखेंगे। इसके बाद मैं आती हूँ कि सभी अम्लों और क्षारकों में क्या समानताएं हैं। अब ये समानताएं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि इसमें समानता क्या है। आप लोग ग्लूकोज लेंगे, सबके घर में ग्लूकोज रहता ही है, और एक इथाइल अल्कोहल है, इसका भी उपयोग आपके लैब में होता है। और यह दोनों जो पदार्थ हैं, यह दोनों में विद्युत का संचालन, धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, चूँकि यह विद्युत विच्छेदन क्रिया नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आयनिक सब्सटेंस नहीं है। अब हम आगे देखेंगे तो ये दोनों को आप ध्यान से समझ लें कि ये सब नहीं कर सकते हैं विद्युत धारा का प्रवाहित करना। अब दूसरा है कि आपने HCl लिया, H2SO4 लिया, आपको मैं बताई हूँ कि ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, खनिज अम्ल कहते हैं इसे, और यह तुरंत जैसे ही जल में इसको घोलते हैं यह आयंस में परिणत हो जाते हैं। H3O+, इसका तात्पर्य होता है असल में कि यह हाइड्रोजन आयन है, लेकिन चूंकि पानी में ही होगा इसीलिए हाइड्रोमियम आयन कहलाता है। H3O यानी H2O+ एक हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन, तो ये जुड़कर H3O बन गया। और क्लोरीन ऋणायन निगेटिव। यहाँ देखिए ये H+ को H2O से मैं अलग से एक अभिक्रिया लिख दी हूँ कि H3O क्या है। तो एक H+ हमेशा जल के साथ ही रहता है और H3O बनाता है, इसलिए इसी तरह से आपको अपना समीकरण लिखना चाहिए। ऐसे ही आप लिखेंगे तो आपको स्पष्ट बातें समझ में आएगी। तो यह हाइड्रोजन और जो क्लोरीन का विच्छेदन हुआ, इससे विद्युत धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि विद्युत धारा क्या है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। तो इलेक्ट्रॉन एक फ्री हुआ है, और जिसके कारण तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट आपके लिए चित्र बनाई हूँ। आप लोग इसको बहुत ही सरल ये है, आप अपने शिक्षक के मदद से कक्षा में इसको करेंगे। यह तनु अम्लीय विलयन लिया गया है, या तो HCl लीजिए या H2SO4 लीजिए, दोनों में सेम ही होगा। इसमें एक रबर का कॉर्क नीचे में रखते हैं और उस पर 2 कील लगा देते हैं, और उसको वोल्ट से 6 वोल्ट की बैटरी बहुत ही हल्का ले लेते हैं, और एक बल्ब लगाकर एक स्विच लगा दिया गया।
जैसे ही ये आरंभ होगी क्रिया, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का प्रभाव शुरू होगा और विद्युत धारा प्रवाहित होगी और ये बल्ब जल उठेगा। यह क्रिया आप अगर ग्लूकोज और अल्कोहल के साथ करेंगे तो नहीं होगा। तो इस तरह से आप एक्सपेरिमेंट करेंगे कि ये भी डालें, फिर दोबारा ये करके देखा। और तीसरा आप देखेंगे NaOH। NaOH मैंने बताया कि ये स्ट्रॉन्ग क्षार है, तो इसलिए यह भी बहुत ही रेडिली, यानी जो जल्दी से आयंस में कन्वर्ट होंगे वही तो विद्युत धारा का प्रवाहित करने की क्षमता रखते हैं। तो यहाँ ये Na++OH- ये क्षारीय है, हाइड्रोक्सिल आयन यह प्राप्त होता है और इससे विद्युत विच्छेदन हो गया इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का और विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो आप क्या करेंगे, ये जो सॉल्यूशन है इसको बदल बदल कर आप इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे। पहले ग्लूकोज डालकर कर लेंगे, फिर आप HCl जल में घुला हुआ लेकर कर लेंगे और फिर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेकर 3 इस तरह से इसको करके आप देखेंगे कि इन दोनों में विद्युत धारा प्रवाहित हुई है। तो ये हमें बताता है कि ये बहुत ही इजीली जो है यह इलेक्ट्रोलिसिस यानी विद्युत विच्छेदन करने की क्षमता रखता है और ये सब क्रियाएं हमेशा जल की उपस्थिति में ही होगी। जल अगर नहीं होगा तो यह रिएक्शंस नहीं हो सकता है। इसकी भी पहचान अब आगे करेंगे। लेकिन अम्ल जो है वो तो बहुत ही आसानी से हाइड्रोजन आयन दे देते हैं और इस तरह से अब हम अम्ल की एक बड़ी परिभाषा सामने आती है कि अम्ल उसे कहते हैं जिसमें विस्थाप्य योग्य हाइड्रोजन आयन हो। जिसमें विस्थाप्य योग्य हाइड्रोजन आयन होगा उसे ही हम अम्ल कहते हैं। तो फाइनल इतना सारा कुछ करके हमने रिज़ल्ट क्या निकाला कि अम्ल उसे कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन आयन विस्थाप्य हो, यानी वो आराम से उसमें से निकले। और जल के साथ ये होता है। अगर आप ड्राई रखेंगे तो ये भी एक्सपेरिमेंट किया आता है तो HCl कोई प्रभाव नहीं दिखाता है। ये भी हम आगे आपको दिखाएंगे। अब क्षार के साथ तो आपने देखा कि स्ट्रॉन्ग क्षार है तो ये किया है, लेकिन ज़्यादातर जो वीक क्षार हैं वो ये कार्य नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया तो वो विद्युत विच्छेदन इजीली कर ही नहीं पाते और इसीलिए वह विद्युत धारा प्रवाहित करने में बहुत ही धीमा गति से कर सकते हैं या नहीं भी होता है। तो यह भी मैंने यहाँ आपको लिख दिया है कि CO2 जल में बहुत कम घुलनशील होने के कारण यह क्रिया नहीं कर पाते हैं। तो आपने ये समानता देखा कि एसिड्स क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि एसिड किसे कहते हैं तो आप कहेंगे जिसमें विस्थाप्य योग्य हाइड्रोजन आयन हो। और क्षार किसे कहते हैं तो जिसमें विस्थाप्य योग्य हाइड्रोक्सिल मूलक हो, वो है एल्कली। उसे बेस ना समझें, भस्म ना समझें। तो अम्ल और क्षार में जल की मात्रा है, इसे हमेशा आप याद रखेंगे और इसी के उपस्थिति में यह आपका विद्युत विच्छेदन क्रिया कर पाता है और तभी आप विद्युत धारा प्रवाहित होता है यह आप दिखा सकते हैं। तो हम समझते हैं कि आप अम्ल और क्षार के बारे में आपको कुछ जानकारी मिली है और आप इसको जितना केमिस्ट्री ऐसा है आप जितना ऑब्ज़र्व करेंगे, जितना ध्यान से देखेंगे और उसको अपने से कुछ करने का प्रयास करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ सावधानियाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है केमिस्ट्री लैब के लिए। आप आग जलाएं, टेस्ट ट्यूब को अपनी तरह रख लिया, बस कुछ घटना घट जाएगी। आपने स्ट्रॉन्ग एसिड गलती से ले लिया तो बहुत बड़ी घटना घट जाएगी। तो ये सब हमेशा आप जब जाएंगे कक्षा में, लैब वाले कक्षा में, प्रयोगशाला में, तो अत्यंत सावधानी का प्रयोग करेंगे। अपने घर में भी अगर आप कुछ कर रहे हैं तो सावधानी हमेशा रखना है। तो बहुत आपका धन्यवाद। आप लोग को मेरे समझ से इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो बस आज के लिए इतना ही।